In the last lecture, we are discussing about ionic bond, covalent bond, and Lewis-Strauss structures. Today, we will discuss about what is a coordinate bond. So, coordinate bond is formed when shared pair of electrons come from one atom. That means what? As shown in this figure, that ammonia NH3 has lone pair of electron, and that has to share with another HIM. And if it do so in a way that all the electrons, you know that bond is formed by mutual sharing of electron, one electron from each atom, but in the coordinate bond only one atom can share both the electrons. So coordinate bond will form as shown in figure NH3 plus H ion, that nitrogen share both the electrons. There is no mutual sharing of electron. The one that donate electron is known as donor atom and another is acceptor atom. This bond is also called as dative bond. Examples include sulfate ion, hydronium ion and etc. Now formal charge. It gives information about most stable structure of covalent bond. फॉर्मल चार्ज भाई कितना चार्ज है उस पर्टिकुलर कंपाउंड पे, और ये हमें बताता है कि उसका स्टेबल स्ट्रक्चर क्या रहेगा किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का. So next is what are bond parameters. This is important that what are different bonds are formed by different ways like ionic bond, covalent bond and coordinate bond that we have studied in our last classes. So what are bond parameters? So we have to calculate what is bond length, bond angle, the factors on which these depends. So there are some measurable properties of a bond. These are associated only with covalent bond because covalent bond is directional in nature but ionic bond is non-directional. Okay, bond length क्या है? It is the average distance between the center of two bonded atom. अब दो bonded atoms के बीच की जो average distance है उनके center से, that is bond length. बॉन्ड लेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं भी? साइज ऑफ एटम पे. बिगर द साइज ऑफ एटम मोर इज द बॉन्ड लेंथ. मल्टीप्लिसिटी पे. अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगी, अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम रहेगी, क्योंकि ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे भी जो डिफरेंट एटम्स हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग अगेन. अगर आपके पास डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, सो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहेगी, डबल की उससे कम, और सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा रहेगी. सो इसीलिए जो एल्केन है ना उनकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, एल्केन की कम होती है और अल्काइंस की सबसे कम होती है. नाउ एल्कीन एल्केन और एल्काइंस क्या होते हैं? एल्केन्स में भाई सिंगल बॉन्ड होता है कंपाउंड में, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है. ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट इज बॉन्ड एंगल. इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम सराउंडिंग द सेंट्रल एटम. अब जैसे अगर हमारे पास मीथेन है, मीथेन में कार्बन का जो ऑर्बिट है उसको सराउंड किसने किया हुआ है? उसने सराउंड करा हुआ है हाइड्रोजन ने. सो जो एवरेज डिस्टेंस है ऑर्बिट ऑफ एटम से सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज नोन एज बॉन्ड एंगल. अब मीथेन के केस में CH4 CH जो बॉन्ड लेंथ है भाई वो 1808.70 पिकोमीटर है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है भाई वो है 109.5 डिग्री. सो किसी भी मॉलिक्यूल में जिसमें चार एटम्स हैं वो सेंट्रल एटम से अटैच है और ऐसी ज्योमेट्री बना रहे हैं जैसा इसमें दिखाया हुआ है, ये 109.5 डिग्री का एंगल बनाते हैं. अब ये जो इसमें सॉलिड लाइन है ना, ये भाई 3D स्ट्रक्चर है. ये सॉलिड लाइन है, ये शो कर रही है कि आपकी तरफ हाइड्रोजन आयन है, और जो डॉटेड लाइन है ये कह रही है कि आपसे पीछे की तरफ हाइड्रोजन आयन. मतलब अगर ये 3D स्ट्रक्चर होता तो हाइड्रोजन जो वो पीछे की तरफ आपको दिखता भाई. ओके. Next is bond angle for water. In case of water, the bond angle is 104.45 degree. In case of ammonia, the bond angle is 101.7 degree. Sorry, 107.8 degree. 101.7 picometer is bond length. So next is bond enthalpy. Now, what is the bond enthalpy? Bond enthalpy is basically amount of energy required to break one mole of bonds.
अब बॉन्ड इंथैल्पी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? अभी अगर किसी बॉन्ड को आपने ब्रेकेज करना है, उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट आप देंगे, उसे बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इतना ही ईजिली बॉन्ड इंथैल्पी जो है, उतनी ही कम बॉन्ड इंथैल्पी होगी, उतना ही ईजी होगा उस बॉन्ड को तोड़ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एल्केन्स की, एल्कीन्स और एल्काइंस जिनमें डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, भी उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी, मोर द मल्टीप्लिसिटी मोर इज द बॉन्ड इंथैल्पी। जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि कितने बॉन्ड्स हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो मल्टीप्लिसिटी 3, डबल बॉन्ड है तो 2, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1। तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ती जाएगी, बॉन्ड इंथैल्पी बढ़ती जाएगी। सो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा चाहिए। नाइट्रोजन इज इनर्ट बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। आगे हम पढ़ेंगे दैट नाइट्रोजन, और ये मैंने हम पहले लास्ट में बताया, नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। सो नाइट्रोजन जो 3 बॉन्ड्स बनाता है भाई, इस केस में आपके पास जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज, if we have more than 2 atoms in a molecules, then bond energy is called average bond energy. It is calculated by adding bond energies of all the bonds involved. Like see, you can see in example H2O, there are HOH bond and HOH different। HO उस H से भी जुड़ा हुआ है, इस H से भी जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों की एनर्जी का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फर्स्ट की है और जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेकेंड की है, उन दोनों का एवरेज लेके हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल सकते हैं, फिर बॉन्ड इंथैल्पी निकाल सकते हैं। दीज टू आर सेम थिंग्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बॉन्ड ऑर्डर आपको बताता है कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। अब तक आपने देखा दैट बॉन्ड जो है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल, उसको मल्टीप्लिसिटी भी बोल सकते हैं। अब बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर जो है उस वो भी बोल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। H2 में 1 बॉन्ड है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होते हैं, और नाइट्रोजन में जैसा मैंने अभी बताया 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा अभी, हाइड्रोजन के केस में सॉरी ऑक्सीजन के केस में 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन के केस में 1 हो जाएगा, और नाइट्रोजन के केस में 3 हो जाएगा। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या होती है भैया, हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस करा है। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है उनका, सेम रहता है। जैसे फ्लोरीन और O2 2 नेगेटिव है, उन दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई, 1 है। Next is what is resonance. This is a most important topic. Now the thing is, this is given by Heisenberg. उन्होंने एक ओजोन मॉलिक्यूल को स्टडी करा, और ओजोन मॉलिक्यूल को स्टडी करने के बाद उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है, जो ओजोन आपको पता है दैट स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी लाइट्स। सो O3 मॉलिक्यूल जो है, O डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, इस स्ट्रक्चर को क्लियरली उन्होंने बोला कि एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है, बट बॉन्ड लेंथ विल बी डिफरेंट। होना चाहिए क्या था कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए थी और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है वो 121 पिकोमीटर होगी, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है, 148 पिकोमीटर है। इसका मतलब डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच की कोई लेंथ थी वो हो गई भी इन दोनों बॉन्ड्स की लेंथ। नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग द थिंग। उसने एक ओजोन मॉलिक्यूल लिया and then he tried to calculate the value of bond length of this molecule. अब इसमें हमें दिख रहा है दैट इस स्ट्रक्चर में कि 2 बॉन्ड्स हैं हमारे पास, एक डबल और एक सिंगल, तो अलग अलग बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द बॉन्ड लेंथ इज 121 पिकोमीटर फॉर बोथ द बॉन्ड्स, ओके, विच इज इन बिटवीन of bond length of single and double bond. Now why, what is the reason? So Heisenberg said that the bond length which is same is 128 picometer lies in between of single and double bond. सॉरी जो अभी हमने डिस्कस करा उसमें जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो 120 सॉरी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 121 होती है और सिंगल की 148 होती है। अब इसकी जो बॉन्ड लेंथ थी भाई वो 128 पिकोमीटर मिली। Now why is the reason why it's in between single and double bond lengths? So इसके लिए हिजनबर्ग में बताया that there has to be more than one structure because that single structure cannot explain all the properties.
and for that it has given more than one structure which can explain all the properties, and he suggests that these are known as resonating structure or resonance phenomena. I'm again repeating that he proposed the structure in more than one way, in which single structure is not able to explain all the properties. Like you can see O and O, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. अब होता क्या है कि ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे यहाँ मूव कर जाता है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया अभी. अब ये मूवमेंट के बाद आपके पास हो सकता है कि एक सिंगल बॉन्ड भी रहे, तो देयर हैज़ टू बी थ्री स्ट्रक्चर्स. सो द पाई इलेक्ट्रॉन जो है भाई वो डीलोकलाइज है. डीलोकलाइज मतलब वो अपनी जगह छोड़ देते हैं. सो देयर विल बी अ weak bond. The resonating structure are hypothetically structure. These are not real. हमने एक हाइपोथेसिस होता है अभी, वी आर कंसिडरिंग दैट कि ऐसा हुआ होगा. So explain the properties of that particular compound, why the bond length is in between, not of single and not of double. Now next is, we know that less energy more stability. So out of canonical structure, the one which has lower energy will contribute more toward the actual structure. अब भाई इस चीज़ का ध्यान रखें, जिसमें सबसे कम एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें चार्ज का सेपरेशन कम है वो ही ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू जिसमें चार्ज है. जैसे इनमें चार्जेस है तो ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा. सो मोर स्टेबिलिटी लेस एनर्जी. So canonical structure with lower energy will contribute toward more actual structure. So next is resonance energy is what? It is the difference between the energy of actual bond energy and energy of most stable resonating structure. मतलब क्या है भाई, आपके पास तीन स्ट्रक्चर्स थे, उन तीन स्ट्रक्चर्स में से सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर मान लिया कि A1 था और उसकी एनर्जी E1 थी. तो जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है और एक्चुअल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम जो कैलकुलेट करते हैं उनका जो डिफरेंस है वो रेजोनेंस एनर्जी रहेगा. सो रेजोनेंस एवरेजेस द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल एज होल. रेजोनेंस एनर्जी स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल्स बिकॉज एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस देन एनर्जी ऑफ एनी कैनोनिकल फॉर्म्स. जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स, अब कैनोनिकल फॉर्म्स जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ना भाई, उनको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं. और रेजोनेंस हाइब्रिड, उन दोनों के बीच का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या आता है, जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर उनके बीच के जो स्ट्रक्चर है उसको आप बोलते हो रेजोनेंस हाइब्रिड. रेजोनेंस स्टेबलाइजेज द मॉलिक्यूल बिकॉज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेसर देन कैनोनिकल फॉर्म्स. जैसे अगर हमने इसकी बात करी, इसमें जो आपके पास ये जो दो फॉर्म है, ये कैनोनिकल फॉर्म है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है भाई. रेजोनेंस हाइब्रिड आपका दोनों स्ट्रक्चर्स का बीच का रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू अदर टू. What are the characteristics of resonance? It has no real existence. One of the most important thing, if a person asks you कि resonance हो रहा है नहीं हो रहा है, it is a hypothetical phenomena just for explaining the structure of different compounds. Resonance has सेम बॉन्ड लेंथ सेम रहती है भाई. रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है. रेजोनेंस हाइब्रिड दो या तीन जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच का स्ट्रक्चर्स रहता है. ग्रेटर द रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबल इज द स्ट्रक्चर. जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी भाई उतना ही ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा. आप इसको ऐसे ना समझे, एनर्जी ज़्यादा तो स्ट्रक्चर लेस स्टेबल, बट अगर रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा तो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल. रेजोनेंस इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट विद नो experimental verification. Okay, next we will discuss about other things in next lecture. Thank you so much.